दोस्तों, मैं पूजा गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूँ अरोड़ा आईएएस की टीम की तरफ से। तो आप सब जान रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या करते हैं। हम यहाँ पे हमारा जो करंट अफेयर है पूरे साल का, जितना भी न्यूज में जो जो टॉपिक्स हमारे क्या कहे हैं न्यूज में रहे हैं, उन सब टॉपिक्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं। आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे पास। उसमें फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा प्रस्तावित डिजिटल रुपया है। मतलब जो हमारा रुपए की फॉर्म है, यानी जो हमारा मनी है, रुपया है, उसको हम क्या करने वाले हैं, हम उसको डिजिटल करने वाले हैं। तो अब आप पूछेंगे कि क्या हमारा रुपया क्रिप्टो करेंसी वाला हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास जो डिजिटल फॉर्म में पैसे हैं वो क्या है, वो एक क्रिप्टो करेंसी वाला है, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास उस पे बेस्ड है। तो वो बनने वाला है क्या? तो ऐसा नहीं है। जो हमारा रुपया है, जो हमारे जैसे 10 का नोट हो गया, वो चीज है, तो वो वैसा ही रहेगा, लेकिन उसका फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा, उसको डिजिटल रुपए में वो चेंज हो जाएगा। मतलब वो डिजिटल हो जाएगा, जैसे आपको अपने फोन में दिखेगा वो वाली चीज, उसको आप कैश नहीं करा सकते, ये वाला सीन होगा। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या कहा है, अभी आपको पता ही है कि क्रिप्टो करेंसी पे अभी किसी भी केंद्रीय बैंक का रेगुलेशन नहीं है। मतलब हमारे देश में ना सरकार रेगुलेट कर रही है उसको, और ना ही केंद्रीय बैंक कर रही है। इस वजह से उस पर रेगुलेशन लाने के लिए क्या किया गया है कि अब आरबीआई कह रही है हम खुद भी क्या करेंगे, डिजिटल रुपया ही लॉन्च करने जा रहे हैं। तो जल्द ही क्या करने वाली है आरबीआई, ई रुपया या फिर कह सकते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपए को व्यापक रूप से शुरू करने जा रही है। इसमें क्या हो सकता है, दो तरह से है, खुदरा भी यूज कर सकते हैं और थोक के रूप में भी विभिन्न लेन देन के लिए ई रुपए का हम यूज कर सकते हैं। ये तो अगर हम इसका लेन देन में यूज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये ई लीगल टेंडर बन जाएगा। लीगल टेंडर मतलब क्या होता है कि जिसे आधिकारिक रूप से जारी किया जाए, सेंट्रल बैंक, नागरिक, सरकारी निकाय और उद्यम ये सब क्या हो, उसको मानने के लिए बाध्य हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके लिए विधेयक बनाया, कानून बनाया। अगर आप नहीं मानेंगे तो क्या हो सकता है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से सजा भी मिल सकती है। अब इसमें पढ़ते हैं कि इसकी परिभाषा क्या दी है आरबीआई ने। आरबीआई सीबीडीसी को केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए मुद्रा के डिजिटल संस्करण के रूप में परिभाषित करता है। वो कह रहा है कि जो ये डिजिटल ई रुपया है, ये क्या है, ये सिर्फ जो हमारा मुद्रा प्रचलन में है उसी का डिजिटल फॉर्म है और कुछ नहीं है। ठीक है, हमने लीगल टेंडर पढ़ लिया। ई रुपए क्या है कि अब ई रुपए पे कोई भी ब्याज के पक्ष में नहीं है, आरबीआई ब्याज के पक्ष में नहीं है। देखो अभी ये क्या हुआ है, अभी प्रस्ताव आया हुआ है, ठीक है, अभी बातचीत चल रही है, एकदम से लागू नहीं हुआ है। तो क्या है कि अभी आरबीआई कह रही है कि ई रुपए पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा। जैसे कि आप बैंक में अगर पैसे रखते हैं तो आपको कुछ ब्याज दिया जाता है, तो ई रुपए पे ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि आरबीआई का सोचना है, मानना है कि अगर हम कह देते हैं कि ई रुपए पे भी हम क्या देंगे, ब्याज देंगे, तो लोग क्या करेंगे, अपने पैसे निकाल कर इस ई रुपए में इन्वेस्ट करने लग जाएंगे, जिससे क्या हो सकता है, हमारा बैंक दिवालिया हो सकता है। अगर हमारे बैंक डूबे तो हमारी पूरी इकोनॉमी डूब सकती है। इस वजह से क्रिप्टो करेंसी से ये विभिन्नता है। कैसे? क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है वो क्या है, वो निजी तौर पे है, लेकिन दूसरी ओर जो हमारा डिजिटल रुपया होगा वो क्या होगा, वो आरबीआई द्वारा जारी और रेगुलेटेड होगा। वैश्विक परिदृश्य क्या है, तो 105 से ज्यादा देश जो है वो डिजिटल रुपए मतलब डिजिटल करेंसी पे बातचीत कर रहे हैं, और 10 से ज्यादा देशों ने इसको तो स्टार्ट भी कर दिया है। सीबीडीसी के तहत जो आरबीआई है वो कौन सी योजनाएं बना रही है, डिजिटल रुपए के उपयोग और कार्यों के आधार पर, उसकी पहुंच के विभिन्न स्तरों के आधार पर इसको दो पार्ट में बांट लिया गया। सीबीडीसीआर मतलब रिटेल, और थोक के लिए सीबीडीसी डब्ल्यू मतलब होलसेल। ठीक है, तो खुदरा में क्या होगा, नकदी का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है जो मुख्य रूप से खुदरा लेन देन हेतु उपयोग किया जाएगा। मतलब अगर मान लो कि एक तरह से कह सकते हैं कि एक तो हो गया आपके पास 2000 का नोट, जिसे आप क्या कर सकते हो, थोक में कोई सामान खरीद सकते हो, क्योंकि आप 2 रुपए की टॉफी के लिए भाई 2000 का नोट दोगे तो दुकानदार तो आपको देगा नहीं। तो इसीलिए क्या किया गया है, कुछ रिटेल में भी मतलब कुछ खुदरे वाली चीजें कह सकते हैं, यानी 2 रुपए 5 रुपए, मतलब इतना छोटा अमाउंट नहीं होगा, अमाउंट तो अभी उन्होंने नहीं बताया, लेकिन क्या है कि खुदरा में हम जो चीजें खरीद सके उसके लिए भी इन्होंने सीबीडीसीआर बताया, मतलब रिटेल को बनाया है। थोक सीबीडी की जो मतलब थोक है, उसकी सीबीडी जो हमारी डिजिटल करेंसी है उसको सिर्फ चुनिंदा वित्तीय संस्थानों तक ही सीमित रखने के लिए डिजाइन किया गया है। ये नहीं कि हर किसी के पास ही ये वाली मुद्रा है। ढांचा क्या होगा, टोकन पर आधारित सीबीडी मतलब डिजिटल करेंसी
बैंक नोट के समान लेन देन का एक साध्य होगा। मतलब जैसे हम पैसे देकर, रुपया देकर क्या करते हैं, लेन देन करते हैं, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा डिजिटल करेंसी है उसके तहत लेन देन कर सकते हैं। टोकन प्राप्त करने वालों को टोकन के आधार पर स्वामित्व की वैधता की प्रमाणित करना होगा। मतलब कि जो भी ये चीज कर रहा है उसके लिए मतलब गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे ये इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, किसी भी खाता आधारित प्रणाली के लिए डिजिटल करेंसी के सभी धारकों के शेष और लेन देन के रिकॉर्ड की रखरखाव के लिए की आवश्यकता होगी और मौद्रिक शेष राशि के स्वामित्व को भी इंगित करता है। मतलब कह रहा है कि वो इसका पूरी लाइन का कहने का मतलब है कि वो रेगुलेशन करेगा कि कौन कर रहा है काम और कौन नहीं, मतलब डिजिटल करेंसी का यूज कौन कर रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे भी है। वित्तीय प्रणाली में असंबद्ध आबादी के लिए डिजिटल पदचिन्ह साबित होगा। मतलब उन्हें ऋण की आसानी से पहुंच होगी। मतलब कह रहा है कि जहाँ पे डिजिटल चीजें अच्छी नहीं है वहां पे भी ये मतलब एक तरह से वित्तीय समावेशन करेगा, डिजिटल समावेशन को ये एक रूपता प्रदान करेगा। ऑफलाइन, हालांकि अगर हम ऑफलाइन मोड पे जाते हैं तो दोहरे खर्च का जोखिम हो सकता है। एक तो सीबीडी के सामान्य खाता बही को अपडेट किए बिना सीबीडी का एक से अधिक बार उपयोग करना तकनीकी रूप से संभव होगा। तो इस वजह से कह रहे हैं कि अगर हम क्या करते हैं ऑफलाइन मोड में, जैसे देखो अभी क्या है कि हम अपने जो पैसे ट्रांसफर हैं वो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन क्या हो सकता है कि हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्या होता है, फटाफट फोन पे या फिर गूगल पे कुछ भी यूज किया और फटाफट हमने पैसे ट्रांसफर कर दिए। वही अगर हम ऑफलाइन करते तो हमें 2-4 स्टेप ज्यादा करने पड़ते। तो बस वही वाली बात कर रहे हैं। कुछ मॉड्यूल्स भी है जिसके थ्रू ये पैसे जारी करेगा। इसके फायदे देखते हैं। परिचालन में क्या होगी, मतलब कि अभी हम करेंसी को प्रिंट करवाते हैं, उसके लिए पेड़ कटते हैं, पैसे चाहिए होता है, उसको छापने के लिए लागत भी आती है, तो वो लागत कम होगी। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। भुगतान प्रणाली में लचीलापन, दक्षता और नवीनता आएगी। देखो इससे क्या होगा, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अभी क्या हो रहा है, जो भी ऑनलाइन चीजें, मान लो कि अगर आप फोन पे से ट्रांसफर कर रहे हो तो भाई इस पे गवर्नमेंट एजेंसियों की नजर है ना कि आपने कितना ट्रांसफर किया है। मान लो कि आप करोड़ का एक बार में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, एकदम से आपके अकाउंट में इतना पैसा आ जा रहा है, तो आपको देखना, आपके बैंक खाते पे ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है कि हाँ भाई ये कैसे हो रही है चीजें। तो ये क्या होगा कि अगर लोग ई रुपया यूज करने लग जाएंगे तो थोड़ा सा छोटा ट्रांसफर जो होगा वो टैक्स के दायरे में आएगा। अगर मान लो कि कोई 1 लाख का ट्रांसफर कर रहा है और उसने बताया नहीं है कि भाई मेरे पैसे इतने हैं, जैसे होता है ना कि मान लो कि उसने बताया कि मेरा सिर्फ 20,000 ही सैलरी है पर मंथ की, ठीक है, लेकिन उसके पास इधर उधर से जो इनकम हो रही है कुल मिला के कितनी 40 से 50,000 हो जा रही है, तो उस पे भाई जाएगा ना। अगर लाख मतलब पूरे साल का देखेंगे तो उसकी इनकम इतनी हो जाएगी कि वो टैक्स के दायरे में आएगा। तो इससे क्या होगा, टैक्स कलेक्शन भी हमारा बढ़ जाएगा। पर इससे संबंधित कुछ मुद्दे भी हैं और सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो जाएगा, वो साइबर अटैक का। क्यों? क्योंकि इंडिया साइबर हमलों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है। अभी कुछ रिपोर्ट्स आई थी, गोपनीयता का मुद्दा भी हो जाएगा कि डाटा वगैरह का। वही है डिजिटल अंतराल और वित्तीय निरक्षरता, मतलब अनपढ़ता कह सकते हैं एक तरह से। जैसे देखो कई जगह तो डिजिटल इंफ्रा ही नहीं है, तो हम वहां पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी कैसे ले जा सकते हैं। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नहीं होगा तो वहां पे हम फिर जाहिर सी बात है कि इन चीजों को जो आसानी से हम संचालन वहां पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, अभी क्या किया सरकार ने, खरीफ विपणन वर्ष के लिए MSP को मंजूरी दी है, जिसमें कहा है कि दरों को औसत लागत से कम 1.5 गुना होगी। ठीक है, 14 खरीफ की फसलों की दरों में 4 से 8% की वृद्धि की गई है। तो ये हमारे लिए न्यूज नहीं, बस हमें इतना याद रखना चाहिए कि खरीफ विपणन पे क्या किया गया है, उसकी जो अमाउंट है उसको बढ़ाया गया है। अब खरीफ सीजन कौन सा होता है, जून से जुलाई तक माह में जो फसलें बोई जाती हैं और कटाई सितंबर अक्टूबर के बीच में हो जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम खरीफ वाली फसलें कहते हैं। या फिर जो मानसून आधारित फसलें होती है उनको कह सकते हैं। इसमें क्या चावल शामिल है, मक्का। अब ये याद कर लेना, ये पेपर में आता है, ठीक है, एक दो बार आप याद करने की कोशिश करोगे तो ये याद हो जाएगा। या फिर आप क्या करो कि एक पेन और कॉपी लेके इसको 10 से 12 बार लिख लो। सबसे अच्छा, कोई चीज याद नहीं हो रही है 10 से 12 बार लिख लो, या आपने लिख के कहाँ पे चिपका दो, जहाँ पे आप बार बार जाते हो वहां पे चिपका दो। चावल हो गया, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर
और अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि ये क्या है खरीफ की फसलें हैं। और ज्यादातर ये कहाँ बोई जाती है? असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा के तट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों में बोया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? एक ऐसा मूल्य है जिसमें क्या करती है सरकार, जो किसान है उनसे खरीद करती है, मतलब उनकी फसलों को खरीदा जाता है सरकार के द्वारा, ठीक है। और उसका मतलब जैसे मान लो कि अब ये अमाउंट भी तो होना चाहिए ना, कि किसान ने कोई फसल उगाई है, ठीक है, किसान ने क्या किया, एक फसल पैदावार की है, फसल की पैदावार की है, तो अब क्या करेगा, सरकार ने कहा है आपने जो फसल पैदा की है और आपको जितना भी खर्च आया है सबका हम कितना देंगे, 1.5 गुना आपको देंगे। क्यों भाई, गवर्नमेंट ये किसानों को ये ना लगे ना कि हमें सरकार को बेचने में फायदा ही नहीं हो रहा है, सरकार की जगह हम किसी और को बेचेंगे या फिर मार्केट में बेचेंगे तो हमें ज्यादा फायदा हो, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इस वजह से जो मतलब रखा है कि आपको हम किसानों से खरीद करेंगे तो हम कितने पैसे देंगे, 1.5 गुना ज्यादा पैसे देंगे, उसकी लागत से 1.5 गुना ज्यादा पैसे देंगे, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए वह न्यूनतम मूल्य होता है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है और इसके माध्यम से किसानों को समर्थन देती है और उनका अनाज खरीदती है। एमएसपी के तहत कितनी फसलें हैं? 23 फसलें हैं, अभी कितनी है, 23 फसलें हैं जिसपे क्या किया गया, एमएसपी रखा गया। हाँ ठीक है, 22 फसलें हैं और एक क्या है, गन्ना है, जिसपे हम क्या करते हैं, एमएसपी की जगह एफआरपी उचित और लाभकारी मूल्यों की सिफारिश करते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है हमारा सीएसीपी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक बॉडी है, निकाय है, तो ये क्या करती है, ये उसकी सिफारिश करती है कि भाई जो खरीफ की फसलें हैं, रबी की फसलें हैं, उस पर कितने % हमें बढ़ाना है, क्या एमएसपी को कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है, ये क्या करती है, ये सिफारिश करती है। और ये सिफारिश जो है कहाँ भेजा जाता है, तो अभी मैं बताती हूँ अभी कहाँ भेजा जाता है, ठीक है, आर्थिक मामलों का जो मंत्रालय होता है वहां भेजा जाता है और फाइनल जो डिसीजन करता है वो आर्थिक मामलों का मंत्रालय ही करता है। इसमें क्या है, 14 खरीफ की फसलें हैं, 6 रबी की फसलें हैं और 2 वाणिज्यिक फसलों को इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो नारियल हो गया, उस पे सरसों हो गया, सूखा नारियल हो गया, इन सब पे भी हम क्या देते हैं, एमएसपी देते हैं। देखो अगर हम चाहें, जो हमारा रबी की फसलें हैं उस पे कितना, उस पे खरीफ की फसलों पे 1.5 नहीं, खरीफ की फसलों पे 2%, रबी की फसलों पे 1.5% और जो बागवानी है उस पे 5% क्या करते हैं, 5% क्या 5 गुना ज्यादा क्या देते हैं, एमएसपी देते हैं। सिफारिश जो एमएसपी दी जाती है उससे सिफारिश संबंधी क्या कार्य है, किसी भी फसल के लिए एमएसपी की सिफारिश करते समय कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा कृषि लागत समेत विभिन्न कारकों पर ध्यान दिया जाता है। अब कौन कौन से कारक, अब ये देखा जाता है कि उस जो फसल है उसकी आपूर्ति कितनी है, मांग कितनी है, बाजार मूल्य क्या है, पर्यावरण का यूज कितना हो रहा है उसके लिए, कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार का कारक क्या है, इन सब मुद्दों को ध्यान में रखने के बाद क्या करती है, उसके मूल्य की सिफारिश करती है। 3 प्रकार से हम ये उत्पादन लागत को देखते हैं, ठीक है, जो सीएसीपी है हमारा वो क्या करता है, वो मूल्य की सिफारिश करता है, तो उसका बेस क्या होता है, 3 बेस होते हैं। पहले तो A2 के तहत क्या आता है, जो किसान लागत लगाता है अपने खेत में, जैसे कि बीज खरीदा, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम, पट्टे इत्यादि पर जो भूमि दी है, ईंधन, सिंचाई आदि पर जो प्रत्यक्ष व्यय किया है, उसको किसके तहत लेके जा रहे हैं, A2 के तहत लेके जा रहे हैं। लेकिन A2 में FL भी जुड़ गया, FL मतलब क्या हो गया, फैमिली लेबर, तो अवैतनिक पारिवारिक श्रम का अधिरोपण जब कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, A2 प्लस FL, ठीक है। उसके अलावा C2 क्या है, ये एक अधिक व्यापक अवधारणा है। इसमें कहा जाता है कि जिस जमीन पर किसान क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, अगर उस जमीन को हम क्या कर देते, किराए पे दे देते तो कितना वेतन आता, उस चीज को भी इसी में देखा जाता है, ठीक है। तो जो सीपीसी है अभी जब मूल्यों की सिफारिश करती है तो वो क्या करती है, A2 प्लस FL और C2 दोनों की लागतों पर विचार करने के बाद एक उसका एवरेज जो होता है वो निकाल कर देती है। देखो सीएसीपी की जो सिफारिशें हैं वो क्या है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति एमएसपी के स्तर और सीएसीपी द्वारा की गई अन्य सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दे कि अंतिम निर्णय कौन लेता है, सीएसीपी,
क्या था हमारी बॉडी का नाम, ये रहा, हाँ, कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग क्या करता है कि अंतिम निर्णय लेता है किस पे, एमएसपी पे। तो वो गलत हो जाएगा। अंतिम निर्णय कौन लेता है, आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडल समिति के द्वारा आखिरी निर्णय लिया जाता है। एमएसपी की आवश्यकता क्या है, देखो कोई भी सूखा पड़, मतलब कोई भी आपदा आ जाए जिससे आपकी फसल क्या हो जाए, खराब हो जाए, तो इससे क्या होगा, इससे किसान के पास जितनी भी पूंजी होती है उसने सब तो लगा दिया था, तो क्या हो जाएगा, वो दिवालिया हो जाएगा एक तरफ से, उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और वो क्या करेगा, अभी आपने देख ही रहते पीछे की आत्महत्या की केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तो क्या कर रहा है कि किसान को ये ऐसी चीजें ना आए, उसके साथ कुछ भी गलत ना हो, उसने जितना लागत लगाया था उतना उसकी प्राप्ति हो जाए, इस वजह से एमएसपी को लाया गया था। वस्तु और सेवा कर ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से गैर कृषि क्षेत्रों के साथ साथ कृषि को भी पंगु बना दिया। मतलब कि जो हम ये विमुद्रीकरण लेके आए थे, जिससे क्या कि हमने 500 और 1000 का जो नोट था वो बंद कर दिया था, उससे भी इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, कोविड की महामारी ने भी इस पे इम्पैक्ट डाला। उसके बाद वो डीजल, बिजली, उर्वरक इत्यादि के जो प्राइस होते हैं वो भी इस पे इम्पैक्ट डालते हैं। कुछ समस्याएं भी है इसके साथ, एमएसपी के साथ। अब क्या है ये देखते हैं। फर्स्ट है कि सीमितता, मतलब कि सिर्फ 23 फसलों तक ही सीमित है। मतलब कहने का ये है कि जिस भी फसल पे ज्यादा एमएसपी दी जाती है उस पे किसान उस फसल को उगाने के लिए ज्यादा क्या हो जाते हैं, प्रोत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई अगर फसल ना भी खरीदे तो सरकार हमारी फसल खरीद लेगी एमएसपी रेट पे। और एमएसपी क्या है, बाजार से ज्यादा मिल रहा है हमें। अप्रभावी रूप से लागू, तो कई जगह पे बहुत अच्छे से लागू हो जाता है, कई जगह पे बहुत खराब से लागू हो रहा है। खरीद मूल्य के रूप में घरेलू बाजार की कीमतों में कोई संबंध नहीं है। एमएसपी व्यवस्था का घरेलू बाजार की कीमतों से कोई संबंध नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य जो हम एनएफएसए है हमारा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत, जिसके तहत हम गैस वगैरह की और शॉप से आप जाके राशन वगैरह लेके आते हैं, उसकी पूर्ति करना है। जिसके तहत कोविड के तहत आपको भी पीएम कल्याण, वो गरीब कल्याण योजना के तहत कुछ अनाज वगैरह दिया गया था, तो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना ही इसका काम है, ये नहीं देखना काम है। मतलब ये आलोचना करते हुए बता रहा है एमएसपी की कि एमएसपी का कोई बाजार से लेना देना नहीं, उसका काम है कि जो वो एनएफएस जो एक्ट चल रहा है इसकी चीजों को, इसकी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सरकार क्या कर रही है, एमएसपी लागू कर रही है ताकि वो उतना अनाज खरीद सके। गेहूं और धान की प्रमुख वाली फसलें, मतलब गेहूं धान को हमने किस पे फोकस किया था, जब हम हरित क्रांति वाली योजना लेके आए थे उसमें भी हमने गेहूं और जो हमारा धान है उसमें बहुत ज्यादा फोकस किया, जिस वजह से तिलहन की, दलहन की, बाकी जो कमर्शियल क्रॉप थे उन पे हमारा ध्यान कम गया। और अभी भी हम एमएसपी जो लेके आए हैं उसपे भी हम ज्यादा फोकस किस पे करते हैं, गेहूं और धान पे। तो क्या हो जा रहा है कि गेहूं और धान वाली फसलें वहां भी बोई जा रही है जहाँ पे पर्यावरण अनुकूल नहीं है, वहां सिंचाई का प्रयोग करके वो किया जा रहा है। तो सिंचाई प्रयोग करने के लिए आपको डीजल की जरूरत है, पेट्रोल की जरूरत है, बिजली की जरूरत है आपको, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, जीवाश्म ईंधनों का ज्यादा प्रयोग हो रहा है, कार्बन बढ़ रहा है। दूसरी तरफ जो मिट्टी है वो मिट्टी कह रही कि मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, और उस पे आप क्या कह रहे हो कि 10, मतलब जो मिट्टी सिर्फ 2 से 3 लीटर ही पानी का अपने अंदर क्या कर सकती थी, डिस्चार्ज कर सकती थी, उस पे कितना 10 से 12 लीटर आप पानी डाल दे रहे हो, तो वो वहन नहीं कर पा रही है और उसकी जो परत है वो परत ही हट जा रही है। आप देख रहे हो कि पंजाब हरियाणा में क्या हुआ कि आपको पता है कि जो हरित क्रांति आई पंजाब हरियाणा में मेनली आई थी, अब वहाँ की जो मृदा है, जो मिट्टी है वो क्या हो रही है, रेतीली हो जा रही है, ठीक है, लवणता भरपूर हो जा रही है। क्यों? क्योंकि उसकी जो ह्यूमस है या फिर जो उसका उपजाऊपन है वो खत्म हो रहा है, ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग करने से, ज्यादा सिंचाई करने से, ठीक है। इस वजह से क्या कह रहा है कि गेहूं और धान की प्रमुखता वाली फसलों के कारण क्या हो जा रहा है कि जो अन्य फसलें हैं वो उन पे हम ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मध्यस्थ आश्रित व्यवस्था, मतलब कि ये जो एमएसपी के रेट पे खरीदा जाता है उसके बीच में क्या बिचौलिया, कमीशन एजेंट और एपीएमसी मंडी अधिकारी भी आ जाते हैं, जिस वजह से जितना प्रॉफिट किसको होना चाहिए, किसानों को होना चाहिए, उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता है। 1 मिनट गाइस देख लेते हैं। हाँ, तो आज हम यही रखते हैं, ठीक है। आज 2 टॉपिक रखते हैं, कल हम रबड़ उद्योग से स्टार्ट करेंगे। आई होप गाइस आपको क्लास अच्छी लगी होगी, कल दोबारा मिलेंगे। ओके गाइस, बाय।